तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि टू कंडेंसर of capacity 2 farad and 3 farad are connected in series and the third condenser of 1 farad is connected in parallel to them. Then the resultant capacity of farad. तो यहाँ पर दो सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, उनका सोल्यूशन क्या होगा 6/5। अगर इसके पैरेलल में 1 farad कनेक्टेड है, इसका मतलब इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 5 और 6 11/5 आ जाएगा, तो 11/5 यहाँ पर फैराड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें what will be the capacity of 4 capacitor of equal capacity C when connected in series। तो सीरीज में जब कनेक्टेड हैं 4 कैपेसिटर, तो हम किस तरीके से उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा C/4। अगर नेक्स्ट हम देखें एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट अफेक्ट द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मॉइस्चर कंटेंट है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं जो भी एब्जॉर्ब मॉइस्चर है। नेक्स्ट देखें हम देखें इन द इलेक्ट्रिकल डायग्राम एज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगा देंगे हम। करंट डिवीजन जब भी रूल लगाते हैं तो इसका अपोजिट ऊपर रखेंगे, जैसे 2 ऊपर रखेंगे, दोनों का योग हम नीचे रखेंगे 5 × 5, तो यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ कम करंट फ्लो होगी, जहाँ कम रेजिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होगी, तो 3 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर केसीएल लगा सकते हैं। तो 3 ओम में क्या आ जाएगी 2 एम्पियर करंट आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें एक कॉन्ट्रैक्टर कॉइल इज फ्लो होगी कॉन्ट्रैक्टर कॉल के थ्रू, एंड द ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज नो लॉन्गर सर्टेन, यानी कि ये डैमेज हो जाएगा एक तरीके से, इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखें द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप ऑफ कॉपर ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 2 ओम। ए metal of resistivity twice that of copper is coated on its upper surface to a thickness equal to that of the copper strip and the resistance of composite strip will be। तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर कंपोजिट स्ट्रिप का, वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंपोजिट स्ट्रिप का अगर हम निकाल लें, तो जैसे स्ट्रिप दे रखी है 2 ओम की यहाँ पर, और द metal of resistivity twice that of the copper is coated, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, जैसे ये कोई कॉपर है, इसके ऊपर 4 ओम का हम डिवाइड बाई 4 + 2 यानी कि 8/6, 8/6 इक्वल टू 4/3, तो 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। अगर इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0, तो जैसे इस तरीके से हॉलो कंडक्टर होता है जिसके अंदर की साइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। Plate area of parallel plate capacitor is increasing the तब फोर्स भी इंक्रीज होता है, यानी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम देखें इन दिस सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट
करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो सबसे पहले हमें करंट की वैल्यू अगर हमें यहाँ से निकालनी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट टाइम किसी एक की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये करंट की वैल्यू पूछी है तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर, या फिर इस जगह पर वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज अप्लाई कर दें यहाँ पर। तो क्या होगी, 5 एम्पियर करंट है यहाँ पर फ्लो हो रही है, तो 5 एम्पियर है करंट इसमें फ्लो होगी, तो ये 40 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर करंट आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ रही है, तो 2 ओम में कितनी एम्पियर करंट है आएगी। तो 10 एम्पियर में 5 एम्पियर करंट इधर जा रही है, तो 2 ओम में यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आनी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है वो नहीं आएगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें इस जगह पर 10 एम्पियर करंट फ्लो होगी और यहाँ पर 5 एम्पियर जा रही, तो यहाँ पर भी 5। तो इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट हम देखें, क्योंकि ये वाली जो करंट है, अगर हम देखें ये वाली करंट इसी रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, ये वाली करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, और इधर ये रेजिस्टेंस है, इसमें कोई करंट है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगी, यानी कि 5 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 35 वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू ए सीरीज सर्किट एट दी 600 ओम एंड आर इज शोन इन फिगर। इफ द वोल्टमीटर if a voltmeter at internal resistance is 1.2 kilo ohm is connected across 600 ohms resistance it read 5 volt। तो यहाँ पर एक वोल्टमीटर हमने लगा दिया, ये क्या है 5 वोल्ट रीड कर रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 1.2 किलो ओम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम इसको सॉल्व करें। तो इसको तो 1.2 किलो ओम 6 ओम यानी 1200 और 600 का पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1200 इंटू 600 डिवाइड बाई 1800, तो ये आ जाएगा 3 बार कटेगा, यानी 400 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये कितना है 400 ओम। यहाँ पर 5 वोल्ट लग गया है, यहाँ पर 35 वोल्ट में से 5 वोल्ट यहाँ पर खर्च हो गया, तो 30 वोल्ट यहाँ पर आएगा इस रेजिस्टेंस पर। और करंट की वैल्यू हम देखें तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 5 वोल्ट है और 400 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी 5 डिवाइड बाई 400। तो ये करंट की वैल्यू यहाँ पर फ्लो होगी, यानी कि आई आर इक्वल टू 30 वोल्ट है। तो आर की वैल्यू हमसे पूछे तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 330 डिवाइड बाई आई की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 400, तो 400 ऊपर चला जाएगा और इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 किलो ओम। तो 2.4 किलो ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, डज द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यस इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ये कॉयल है, कॉयल में के अंदर अगर करंट फ्लो करवाएंगे हम, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, और हमेशा ये जहाँ भी फ्लो होगी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि किर्चॉफ्स लॉ स्टेट दैट्स ए क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट। तो किर्चॉफ्स लॉ कहता है कि क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। नेक्स्ट हम देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2 इज 4:1, देन द करंट R1 एंड R2 विल बी। तो करंट का रेशियो क्या होगा, जैसे कि दो रेजिस्टेंस है, एक हमारा 4 ओम है, एक हमारा 1 ओम है, तो इनमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 ओम के में 4 एम्पियर करंट फ्लो होगी, 4 ओम के में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, यानी कि 4:1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
यानी कि हम कह सकते हैं कि 4:1 रेजिस्टेंस दे रखा है तो 1:4 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसका टोटल फार्मूला निकालने का सूत्र क्या होगा, आर की वैल्यू है यहाँ पर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये वैल्यू होगी हमारी। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट्स ऑन इन द फिगर। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, R1 R2 R3 लगे हुए हैं और ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो इसको हम अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स V1 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये गलत है। रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी गलत है यहाँ पर। वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सही है यहाँ पर। और R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये गलत है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड हैं ये सारे। नेक्स्ट देखें, जैसे कि एनर्जी कंज्यूम्ड बाई हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट बाई ऑपरेटिंग इट्स फॉर पीरियड ऑफ 2 आवर। 2 आवर के लिए 1000 वाट का हीटर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 2 यूनिट ये कंज्यूम कर लेगा। यहाँ पर 1000 वाट का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पावर P इंटू टी से हम निकाले पावर इंटू टी, यानी कि 1000 इंटू 2 तो 2000 हो जाएगा। 2000 क्या है, 2 यूनिट के बराबर हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1 kW इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, द पावर डिसिपेटेड विल बी। तो पावर डिसिपेटेड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 200 वोल्ट दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर पावर हम निकाल सकते हैं V इंटू आई से इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1000। नेक्स्ट हम देखें, ए 6 डॉट माइका कैपेसिटर कलर कोडेड वाइट रेड ग्रीन ब्राउन रेड, यहाँ पर क्या होगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकालें तो वाइट है, जैसे हमारे पास में जो कोड होता है बी वी रो ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, या इस तरीके से होता है। तो 0 1 2 3 4, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमारा जो कलर कोड है इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, जैसे वी वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। तो यहाँ पर कलर कोड के अकॉर्डिंग बात करें तो कलर कोड है यहाँ पर वाइट रेड ग्रीन ब्राउन और रेड। तो वाइट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर, ये क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वाइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा 9, और 9 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा। वैसे सब कंप्लीट निकाल लेते हैं, 925 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले कलर कोड में हम सबसे पहले जो कोड में है उसको हम लिख लेते हैं, फिर सेकंड नंबर पे लिखते हैं हम जो डिजिट है उसको, रेड रेड पे कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो रेड यहाँ पर 2 पे आ रहा है तो 2 लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर लिखते हैं मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी लिख देंगे, इसी की रेंज में हम मल्टीप्लायर लिखते हैं। रेड के बाद में आता है ग्रीन, तो ग्रीन कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पे, तो 5, तो 5 इंटू 10 की पावर कितना होगा 5, तो 5 इंटू 10 की पावर 5, ये मल्टीप्लायर आ गया माइनस का 5 इंटू 10 की पावर 5। नेक्स्ट हम देखें, ग्रीन के बाद में आ रहा है ब्राउन, ब्राउन और रेड एंड येलो, तो 925 ब्राउन रेड और येलो आ रहा है, तो ब्राउन रेड की वैल्यू याद करें, ब्राउन की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, यानी कि एक और 0 लगा देंगे 6 हो जाएगा। फिर रेड रेड के लिए क्या आ रही है 2, यानी 10 की पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2, यहाँ पर ब्लैक ब्राउन ब्राउन
ब्लैक ब्राउन के अकॉर्डिंग 2 और 3 5 और लग जाएगी यहाँ पर पावर, तो 12 पावर पहुंच जाएगी इस तरीके से, तो 925 पिको फेराड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड स्ट्रेंथ, तो डाइलेक्ट्रिक जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज जाएगी। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, हमने इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है किस फॉर्म में इलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटर है उसके अंदर स्टोर्ड होती है, तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज मेटल प्लेट के अंदर स्टोर्ड होती है। डाइलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होगी, या फिर जैसे प्लेट है इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसके बीच में स्टोर होगी, या फिर मेटल प्लेट के बीच में स्टोर होगी, मेटल प्लेट में स्टोर होगी। माइका कैपेसिटर करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तो माइका कैपेसिटर के क्या क्या गुण हैं यहाँ पर उसको हम देखें। तो माइका कैपेसिटर के जो गुण हैं यहाँ पर वो है लो एक्यूरेट वैल्यू देता है, माइका कैपेसिटर की वैल्यू एक्यूरेट होती है, लो लॉस होते हैं यहाँ पर, और लो लीकेज रिएक्टेंस, ये गलत है यहाँ पर, हाई लीकेज रिएक्टेंस होता है, और स्टेबल ऑपरेशन होता है। तो लो लीकेज कैपेसिटेंस को छोड़कर बाकी सारे जो गुण दे रखे हैं यहाँ पर, एक्यूरेट वैल्यू, लो लॉसेज एंड स्टेबल ऑपरेशन, ये सारे माइका कैपेसिटर के गुण हैं। नेक्स्ट हम देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ लेड एसिड सेल इज ऑलवेज, तो लेड एसिड सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस टाइप का होता है, लेस देन द एडिशन सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है लेड एसिड सेल का वो एडिशन सेल से लेस देन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू, तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम देखें, वोल्टेज इज डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यह करंट से रिलेटेड है। वोल्टेज क्यूज करंट फ्लो, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होती है, ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, विच अफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन फिलामेंट लैंप, तो कौन सा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का जो कि फिलामेंट लैंप में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट है जो कि फिलामेंट लैंप में है यूज करते हैं। इन दी विलो नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इस नेटवर्क में इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, अगर आर की बात करें हम यहाँ पर, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे 4 ओम है करंट यहाँ पर I/4, यानी करंट जो यहाँ पर डिवाइड फ्लो हो रही है वो यहाँ पर क्या फ्लो हो रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर 3 ओम आएगा। नेक्स्ट हम देखें, फाइंड द करंट I1, I2, I3 रेस्पेक्टिवली इन द सर्किट, तो जैसे 4 ओम है, 5 ओम है और 1 ओम है। करंट डिवीजन रूल भी हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें सबसे कम करंट फ्लो होगी, तो सबसे कम सेकंड नंबर पर फ्लो होगी, तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर करंट है, जैसे कि उसको हम देखें तो ये सेकंड नंबर पर करंट है 1.1 एम्पियर। तो बाकी दोनों रेजिस्टेंस इसके क्या चले जाएंगे, पैरेलल में चले जाएंगे। पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, जैसे मान लो 4 ओम में हमें निकालनी है, तो 5 और 1 दोनों पैरेलल में चले गए। पैरेलल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 5 और 1 के पैरेलल की वैल्यू अगर हम निकालें, इसको कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगी 5/6। तो 5/6 ऊपर आएगा, और नीचे की साइड क्या आएगा, दोनों का योग 5/6 + 4, 5/6 + 4 इंटू हम करेंगे 8, जो वैल्यू आएगी वो हमारी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि पहले में 1.38 1.38 1.38 तीनों में है, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो चारों में डिफरेंट हो। तो जैसे हम यहाँ पर देखें, इसमें चारों में डिफरेंट है, तो हम बीच वाली वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बीच वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, हम 4 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे पहले। तो 4 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, यानी इसको इस तरीके से रखा जा सकता है, 4 और 1 दोनों पैरेलल में चले जाएंगे 5 के पैरेलल में, तो 4 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4/5 ऊपर आएगा, नीचे आएगा यहाँ पर 4/5 + 5
25 और 4 29 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगी वैल्यू 4 डिवाइड बाई 29 इंटू 8, यानी कि 32 डिवाइड बाई 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 29 में 1 पॉइंट कुछ आएगी, तो 1 पॉइंट कुछ कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 327 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? 2 रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 5 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सर्किट कॉन्स्टिट्यूट, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। किरचॉफ्स करंट लॉ KCL इज एप्लीकेबल ओनली टू, तो KCL किसके लिए एप्लीकाई किया जा सकता है? क्लोज लूप नेटवर्क के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, जंक्शन एट दी नेटवर्क का, तो जंक्शन होगा नेटवर्क में, वहाँ पर ही हम KCL अप्लाई कर सकते हैं। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ये गलत है। करंट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये गलत है। करंट लैग दी अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ये सही है। करंट यहाँ पर लैग करती है अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री, ये तो होता है इंडक्टर का सिचुएशन। और कैपेसिटर का सिचुएशन हम देखें तो कैपेसिटर का सिचुएशन होता है, जैसे कैपेसिटर की सर्किट की बात करें या प्योर कैपेसिटर सर्किट की बात करें, तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में यहाँ पर होता है वोल्टेज और यहाँ पर होता है करंट, यानी कि ये लीड करती है करंट यहाँ पर लीड करती है कैपेसिटर सर्किट में, जबकि इंडक्टर सर्किट में लैग करती है करंट। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द टोटल पावर इन सीरीज सर्किट, तो सीरीज सर्किट में टोटल पावर किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी? सोर्स वोल्टेज टाइम्स द करंट, तो वो हो जाएगी सीरीज सर्किट में टोटल पावर। नेक्स्ट हम देखें फॉर मेकिंग कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग, कैपेसिटर बनाने के लिए डाइलेक्ट्रिक किस टाइप का होना चाहिए? कैपेसिटर बनाने के लिए डाइलेक्ट्रिक है वो C इक्वल टू के ई नॉट ए डिवाइड बाई डी से हम देखें यहाँ पर जो परमिटिविटी है यहाँ पर किस टाइप की होनी चाहिए? हाई परमिटिविटी होनी चाहिए। हाई परमिटिविटी का मतलब है के की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और के की वैल्यू हाई मतलब है अगर के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर भी इंक्रीज होगा। और जब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर वी चूज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विथ हाई परमिटिविटी, और हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगा? इट रिड्यूस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, और जबकि ये हाई परमिटिविटी क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिड्यूस कर देती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको ही रिड्यूस कर देती है। कैपेसिटेंसेज, अगर 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू है यहाँ पर 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, तो 2 बार कटेगा, 2 से 15 बार, तो 15 माइक्रोफेराड आएगा इस तरीके से आंसर। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तो 3 कैपेसिटर हैं यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग 30 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, यानी 10 माइक्रोफेराड आंसर आ जाएगा। अगर 2 कनेक्ट होंगे तो 15 आ जाएगा, लेकिन 3 है तो इसलिए 10 माइक्रोफेराड आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें विच एफिशिएंसी ऑफ बैटरी इज मोर, तो कौन सी एफिशिएंसी है यहाँ पर मोर होगी? तो एफिशिएंसी की बात करें बैटरी की, यहाँ पर एम्पियर हावर एफिशिएंसी है, ये बैटरी की ज़्यादा दी जाती है। तो 2 तरह की एफिशिएंसी होती है, एक तो एम्पियर हावर एफिशिएंसी, एक वाट आवर एफिशिएंसी। जब वाट आवर एफिशिएंसी हम कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब हम कंसीडर कर रहे हैं वोल्टेज और करंट को, वोल्टेज एंड करंट को, एंड द डिस्चार्जिंग वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द चार्जिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि वाट आवर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वाट आवर एफिशिएंसी में जैसे हम देखें वाट आवर एफिशिएंसी में जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, एक तरफ होता है डिस्चार्जिंग वोल्टेज और एक तरफ होता है चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग जो वोल्टेज है
वो ऑलवेज लेस देन होता है चार्जिंग वोल्टेज से। और इसका मतलब हम कह सकते हैं वाट आवर एफिशिएंसी में जो रेशियो होता है, वाट आवर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज एंड चार्जिंग करंट। तो यहाँ पर वाट आवर एफिशिएंसी में चार्जिंग वोल्टेज और चार्जिंग करंट का ये रेशियो होता है वाट आवर एफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वाट आवर एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन दी एम्पियर हावर एफिशिएंसी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर चार्जिंग वोल्टेज और चार्जिंग करंट का मल्टीप्लिकेशन यानी कि रेशियो होता है, वाट आवर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, वाट आवर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज एंड चार्जिंग करंट। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वाट आवर एफिशिएंसी है वो ऑलवेज लेस देन होती है एम्पियर हावर एफिशिएंसी से। इसका मतलब बैटरी की एफिशिएंसी मोर किस में होगी, एम्पियर हावर एफिशिएंसी होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हम बात करें यहाँ पर ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी के डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी द वोल्टेज ऑफ सेल डिक्रीज। अगर इसमें कॉन्सेप्ट की बात करें, वोल्टेज ऑफ सेल है वो डिपेंड करता है कि बैटरी की केमिस्ट्री कैसी है, बैटरी में किस तरीके के केमिकल हमने यूज किए हैं। लेकिन ऑल बैटरीज ड्रॉप इन आउटपुट वोल्टेज एज दे लॉस चार्ज, जितनी भी बैटरी हैं यहाँ पर उनका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है जैसे ही वो चार्ज अपना लॉस करती हैं। दे आल्सो फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू जनरेट करंट एंड देयर आउटपुट इम्पिडेंस गोज अप। तो हम कह सकते हैं कि जब वो करंट को जनरेट करती हैं तो यहाँ पर उनका आउटपुट इम्पिडेंस है, आउटपुट इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। जब वो करंट यहाँ पर बैटरी में से अपनी करंट है रिलीज करती हैं तो आउटपुट इम्पीडेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट एज वन ट्राइज टू ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ फास्टर देन इफ द कॉइल वाज फुल्ली चार्ज्ड। तो यानी कि जैसे ही करंट वो रिलीज करती हैं अपनी बैटरी में से केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, तो वोल्टेज का सेल का वो डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट हम देखें, इंटरनल हीटिंग ऑफ कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूट टू। तो इंटरनल हीटिंग है कैपेसिटर का यूजुअली डाइलेक्ट्रिक चार्ज को एट्रीब्यूट करेगा, ये गलत है। प्लेट वाइब्रेशन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ये गलत है। लीकेज रेजिस्टेंस को एट्रीब्यूट करता है। तो जैसे ही इंटरनल हीटिंग होती है कैपेसिटर में तो इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस लीकेज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड द चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स रिमेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, but every insulator has some conductivity and in the dielectric medium some current flow through the capacitor, and if it is connected to the battery, so the region behind the internal heating of capacitor is leakage resistance। तो ये यहाँ पर जैसे ही कैपेसिटर है, यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो उसका कुछ ना कुछ तो कंडक्टर होता ही है, और उस कंडक्टर की वजह से स्मॉल अमाउंट में करंट है यहाँ पर लीकेज होती है, और ये स्मॉल अमाउंट में करंट लीकेज होती है वो किसकी वजह से होती है, लीकेज रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है वो इंटरनल हीटिंग प्रोसेस इसके अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर रेटिंग विल हैव स्मॉल डायमेंशन। तो कौन सी कैपेसिटर की रेटिंग है, ये किस टाइप का कैपेसिटर है जिसकी डायमेंशन स्मॉल होती है। तो सेरेमिक कैपेसिटर होता है, उसकी डायमेंशन यहाँ पर स्मॉल होती है। नेक्स्ट हम देखें, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सेरेमिक इक्वल टू। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर जितना टाइम एयर के ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही टाइम यहाँ पर ये क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जनरली एन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इज मेड ऑफ प्रोवाइडेड टू। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, किसको प्रोवाइड करने के लिए हम इसको बनाते हैं, किसको प्रोवाइड करने के लिए हम इसको लगाते हैं। फिक्स्ड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से आता नहीं है, वेरिएबल कैपेसिटेंस इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लो कैपेसिटेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को यूज करना होता है। नेक्स्ट हम देखें, इन दिस सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर आइडियल। ये भी आइडियल है, वोल्टेज भी आइडियल है। द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट। तो वोल्टेज है यहाँ पर क्या होगा, अगर ये आइडियल है तो कोई भी आइडियल करंट सोर्स होता है उनका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है।
और अगर इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो केसीएल हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 10 वोल्ट है और अगर वी आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है और ये दे रखा है वी आर 2 ओम दे रखा है ये रेजिस्टेंस मान लीजिए, तो 2 ओम का क्रॉस अप्लाई करें हम। जैसे करंट है यहाँ पर जो फ्लो होगी 10/2 क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। आइडियल करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स है इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो 10 प्लस के 2 इंटू 5, फिर ये अगर प्लस लिया है तो ये हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस की वी आउट इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 वोल्ट। या ऐसे कर सकते हैं, माइनस स्टार्ट करें हम, -10 प्लस 2 इंटू 5, तो -10, फिर माइनस ही लेना होगा यहाँ पर भी माइनस, और फिर प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 वोल्ट आएगा आंसर, यानी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पर जैसे 2 ओम है तो ये एम्पियर जो 5 एम्पियर सोर्स करंट है ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। और इसको हम वोल्टेज डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके भी इसको चेक कर सकते हैं, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट ही आएगा। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हम देखें आर ए आर बी आर द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और सर्किट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट इन दी डायरेक्शन ऑन। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जैसे हम सर्किट को देखें, सर्किट किस तरीके का दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखें हम, ये सर्किट है, इसको इनफाइनाइट तक ले गया गया है। तो यहाँ पर आर ए और आर बी के बीच में रिलेशन क्या होगा, किस तरीके से इसको शो किया जाएगा? तो रेजिस्टेंस की बात करें हम, आर ए की वैल्यू है 1 ओम दे रखी है, इधर 2 ओम दे रखी है, तो इसको भी हम यहाँ से तोड़ सकते हैं इसको, इससे इधर भी ये आर ए कहलाएगा, ये हम कह सकते हैं। और आर बी को भी हम तोड़ सकते हैं, आर बी में ये वाला जो पोर्शन है ये 2 इधर वाला, ये कौन सा पोर्शन है? आर ए वाला ही पोर्शन है। इसका मतलब आर ए और आर बी पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं, यानी इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये हमारा आर बी है और ये हमारा आर ए है, और आर बी की वैल्यू दे रखी है 1 ओम और ये आर ए है। तो इससे हम अगर सॉल्व करें इसको तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आर बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आर बी इक्वल टू 1 इंटू आर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस आर ए। तो यहाँ पर आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए डिवाइड बाई 1 प्लस आर ए। तो आर ए डिवाइड बाई 1 प्लस आर ए, आर बी की वैल्यू कौन सी ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि द करंट आई इन 2 ओम रजिस्टर, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? अगर इसमें करंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो सबसे पहले ये जो सर्किट है ये हमें सॉल्व करना होगा। तो इसको हम ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको ब्रिज बैलेंस बनाकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ब्रिज बैलेंस बनाकर इसको सॉल्व करें तो ये सर्किट किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये एस पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, तो इसको इस तरीके से ब्रिज बनाया जा सकता है। सबसे पहले एस पॉइंट से आर पर गए हम, ये एस पॉइंट है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर आर से हम गए यहाँ पर, जैसे कि आर है, फिर आर से गए हम किस पर, पी पर, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आर से गए पी पर। फिर एस से हम देखें, एस से पी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 1 ओम का लग गया। और फिर एस पी आर, और इधर हम डाल देते हैं क्यू पॉइंट, पी और क्यू के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो पी और क्यू के बीच में 1 ओम का रह गया। आर और क्यू के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो आर और क्यू के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो गया। ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ओपन हो जाएगा, ओपन होते ही ये करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें,
द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस 3 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स ऑन द फिगर। तो यहाँ पर दिखा रखा है 3 ओम और 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या डेवलप दिखा रखा है, 6 वोल्ट और 2 वोल्ट दे रखी है। तो ये 3 ओम है रेजिस्टेंस और ये 2 ओम है, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट दे रखी है यहाँ पर, 6 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। दी पोलरिटी है वो भी मार्क कर रखी है यहाँ पर। तो हमें ज्ञात करना है व्हाट इज दी पावर डिलीवर्ड बाई 5 वोल्ट सोर्स। तो इसके द्वारा 5 वोल्ट सोर्स के द्वारा पावर कितनी डिलीवर की जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें पावर डिलीवर्ड बाई 5 वोल्ट सोर्स इक्वल टू दी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट हम करें तो यहाँ पर हम देखें करंट फ्लोइंग इन दी 3 ओम एंड 2 ओम, इन दो में करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू और यहाँ पर करंट की वैल्यू। तो यानी ये जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ पर आकर मिल जाएगी और यहाँ से करंट इधर जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर प्लस या माइनस करंट फ्लो हो रही है, यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी, 1 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो होगी। तो बी इंटू आई से हम सॉल्व करेंगे इसको 1 एम्पियर करंट को, तो ये 5 पावर डिलीवर्ड है 5 वोल्ट सोर्स के द्वारा आ जाएगी, यानी इधर की साइड में करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम देखें करंट की वैल्यू है वो 5 वोल्ट सोर्स के थ्रू 1 एम्पियर आ रही है, यानी कि 6/3 माइनस के 2/2। इसके अकॉर्डिंग ये 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कंसीडर द डेल्टा कनेक्शन, और यहाँ पर हमें कंसीडर करना है कंसीडर ए डेल्टा कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन एज शोन इन फिगर इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डेल्टा कनेक्शन आर स्केल्ड बाई ए फैक्टर के। तो के फैक्टर से डेल्टा एलिमेंट है इसको स्केल्ड कर दिया है, यानी कि डिवाइड कर दिया है इससे। देन द करस्पॉन्डिंग स्टार इक्विवेलेंट विल बी स्केल्ड बाई फैक्टर। तो स्टार इक्विवेलेंट में कितने से स्केल्ड होगा, यानी कि स्केल्ड होगा या मल्टीप्लाई होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर के से स्केल्ड किया है तो स्टार का भी के से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि स्टार में जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे मान लो आर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर ए की वैल्यू निकालने के लिए आर बी इंटू आर सी डिवाइड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी होगा। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/k² और नीचे आ जाएगा 1/k। अगर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो के ऊपर चला जाएगा तो 1/k यहाँ पर फाइनल वैल्यू आ जाएगी आर ए की वैल्यू। तो यानी 1/k आएगी, इसका मतलब के से यहाँ पर स्केल्ड किया है तो यहाँ पर भी के से ही स्केल्ड होगा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ के होगा। देखें जैसे कि करंट थ्रू द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन बन रही है, तो 2 किलो ओम में यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो ये 0 मिली एम्पियर होगी, यानी कि वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट हम देखें 3 limbed non-ideal core shown in the figure has 3 winding with nominal inductance of L। इनकी इंडक्टेंस की वैल्यू L है, L है, L है, 3 वाइंडिंग है। measured individually with the single phase AC source, the inductance of binding as connected, यानी कि 3 इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो L/3 यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगी, तो इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें हम यहाँ पर तो ये वैल्यू बहुत ही लो कैलकुलेट होगी, L/3 यहाँ पर गलत है ऑप्शन। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हम देखें इस फॉर्म की वजह से देयर विल नॉट बी एनी पाथ फॉर फ्लक्स बिटवीन लिम्ब, कोई भी पाथ ऐसा नहीं है ताकि लिम्ब के बीच में फ्लक्स क्रिएट किया जा सके। इसका मतलब फ्लक्स विल फ्लो फ्रॉम एयर एंड इंक्रीज द इफेक्टिव रिलक्टेंस। तो अगर ये फ्लक्स है, पाथ तो है नहीं है फ्लक्स के लिए यहाँ पर, तो ये फ्लक्स किस में फ्लो होगा, एयर में फ्लो होगा, जिसकी वजह से रिलक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और रिलक्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि L की जो वैल्यू होगी वो होगी n² डिवाइड बाई R, यानी नंबर
ऑफ टर्न, इसका मतलब इंडक्टेंस विल बिकम वेरी लो। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये फिगर दे रखा है, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसे 10 ओम है, 10 ओम है, 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 5 ओम आएगा। तो यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस है दोनों का, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो 5 ओम आ जाएगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको हम किस तरीके से डिवाइड करें कि ये वैल्यू आएगी 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि 8 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई आर प्लस 5, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी 8R प्लस 40 इक्वल टू 100। तो 8R की वैल्यू आ जाएगी 60, तो R की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 8, तो 8 7 56, यानी 7.5 के आसपास हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर VT की वैल्यू दे रखी है 3 + 4 cos 3t, तो इसकी RMS वैल्यू हमें निकालनी है। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे? RMS वैल्यू यानी VRMS इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट में VDC का स्क्वायर प्लस के V फर्स्ट RMS का स्क्वायर, तो VDC का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस V फर्स्ट RMS का स्क्वायर, V फर्स्ट RMS का स्क्वायर है यानी कि इसकी RMS वैल्यू क्या है 4, तो 4 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी अंडर रूट में 9 प्लस के 4 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8, और 9 9 8 7 17, तो अंडर रूट 17 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें, जैसे फिगर शोज द वेवफॉर्म ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड द इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इंडक्टर इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी यहाँ पर? तो एनर्जी स्टोर्ड हम निकालेंगे, तो एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 1 ओम के द्वारा जो एनर्जी स्टोर की जाएगी वो I² R से निकाली जाती है, I² R से हम निकालें यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी 0 से 4 सेकेंड हमें निकालना है 1 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा, और फिर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय हमें इंडक्टर के द्वारा निकालनी है। तो सबसे पहले 1 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा निकालते हैं, तो यहाँ पर हम स्पेस कर लेते हैं थोड़ी, जैसे यहाँ पर हम निकालें 1 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 0 से 4 सेकंड तक क्या वैल्यू है यहाँ पर I² R, यानी I² R इंटू dt। अब यहाँ पर हमें पता है कि 0 से 4 सेकंड में 0 से 2 एम्पियर तक तो यहाँ पर अलग है, 0 से 2 की वैल्यू करंट की वैल्यू अलग है, 0 से 2 करंट की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3t, क्योंकि यहाँ पर 6 है, ये लीनियर है, लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो 3t² आ जाएगा, 3t² इंटू R की वैल्यू प्लस, आगे हम देखें आगे सिर्फ t ही वैल्यू है यहाँ पर, तो इसका मतलब आगे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी t² इंटू R इंटू टी, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 3t² है, इसका मतलब 3t की पावर 3 बाहर आ जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं तो 3t की पावर 3 बाहर आ गया, और अंदर की साइड जो वैल्यू हो जाएगी 3t की पावर 3 डिवाइड बाई 3 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो 3t की पावर 3, ये वैल्यू आ जाएगी 0 से 2 तक, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर t² R इंटू टी से हम देखें, t² इंटू R इंटू टी 4 सेकेंड है तो 16 हो जाएगा, तो t² मतलब कि 4 सेकेंड दे रखा है, इंटू R इंटू टी, तो ये हो जाएगा 72
और इसको हम सॉल्व करें, यानी t की वैल्यू हम एक बार 2 रखेंगे तो 2 की रखेंगे तो 8 या 24 आ जाएगा एक बार, यानी कि 24 प्लस के 72, तो ये आ जाएगा 96 जूल। ये तो 1 ओम के द्वारा ही है। अभी इसी तरीके से इंडक्टेंस के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। इंडक्टेंस के द्वारा सॉल्व करेंगे यानी 2 हेनरी के द्वारा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर एंड 2 t, और ये 0 से 4 सेकंड तक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर I4 यानी 6 एम्पियर दे रखी है, यानी कि I की वैल्यू है 4 पर, तो 4 सेकंड पर तो 6 एम्पियर है, और I की वैल्यू 0 पर 0 है, यानी इनिशियल कंडीशन में करंट की वैल्यू I की वैल्यू 0 पर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2 इंटू एल की वैल्यू 2 इंटू आई स्क्वायर टी से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगी 6 माइनस 0 यानी कि 6 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई स्क्वायर की 4 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6 एम्पियर का स्क्वायर 36, तो 36 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 36 जूल आएगा। 36 जूल और 96 को जो हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 96 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 132 जूल, तो 132 जूल हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 132 जूल, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें तो टू इनकैंडेसेंट बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दी मेन, तो कौन सा यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करेगा और कौन सा यहाँ पर कम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर हम देखें जब भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जो है कम वाट का है वो ज़्यादा ब्राइटर जलेगा। क्यों जलेगा ज़्यादा ब्राइटर, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, क्योंकि पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी, R1 वैल्यू R2 से कम होगी, क्योंकि वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से हम निकालते हैं पावर जो होती है वो हम निकालते हैं आई स्क्वायर आर से। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेजिस्टेंस के, और यहाँ पर R1 की वैल्यू है R2 से ज़्यादा है, R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, अगर हम बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से सॉल्व करें तो जिसकी पावर कम होगी वो ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस का होगा तो वो ज़्यादा तेज जलेगा।